नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में महाराष्ट्र में नई नई सरकार पर फिर मुसीबत आ गई है। सरकार रहेगी, सुरक्षित रहेगी, लेकिन जो हुआ है वो पूरे देश के लिए एक नया आंदोलन या तूफान खड़ा करने के लिए काफी हो सकता है। एक तूफान को बस शुरुआत की जरूरत होती है। तूफान जब पैदा होता है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाता है और फिर उसी तूफान में कई ऐसे किले, कई ऐसी हवेलियां, कई ऐसे वृक्ष उखड़ जाते हैं जिन्हें गुमान होता है कि वो कभी भी नहीं, वो हमेशा के लिए हैं, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है, वो कभी भी नहीं हिल सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 46 विधायकों ने बगावत कर दी है। ये बगावत मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि खाना पूर्ति के नाम पर मशीनी जनादेश को थोपने की जो कवायद थी, उस कवायद कवायद में, और जिसको संवैधानिक लिफाफे में बंद करके किया जा रहा था, उस कवायद में उन्होंने रोड़ा अटका दिया है। 46 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में शपथ लेने से इनकार कर दिया है। ये 46 विधायक कौन है? ये महाविकास अघाड़ी के विधायक हैं। ये उद्धव ठाकरे के विधायक हैं, शरद पवार के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन ये बिगुल फूंका ठाकरे ने, यानी सबसे जूनियर ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में ही कहा कि ये जनादेश कतई नहीं है, ये ईसीआई और मशीन का आदेश है। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जश्न नहीं हुआ। नहीं तो जनता तो जनादेश के बाद अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाती है। और इस बात को कई बार भाव ने चर्चा में कहा कि वो महाराष्ट्र पूरा घूम करके आए नतीजों के बाद, कहीं कोई जश्न नहीं, हर जगह सन्नाटा। ऐसी महाविजय और महासन्नाटा। तो इस महासन्नाटे को उन्होंने सबूत के रूप में रखा कि यह जनादेश नहीं है, और जब जनादेश नहीं है तो हम शपथ नहीं लेंगे। हमारा शो याद कीजिए, शपथ नतीजों के तुरंत बाद जब ये कहा गया कि हम इन नतीजों को खारिज करते हैं, तो हमने कहा था कि खारिज करना कोई समाधान नहीं है, ये थोथी बयानबाजी है। अगर दम है तो आप इस्तीफा दे दें, आप नहीं शामिल हो विधानसभा की कार्रवाई में, नहीं बने विधायक। अब उस तरफ शायद बढ़ते नजर आ रहे हैं महाविकास अघाड़ी के विधायक। भाव को चर्चा में जोड़िए, क्योंकि ये ठाकरे की जंग है। अब ठाकरे की जंग, हमने सीनियर ठाकरे को, स्वागत है बाबू, सीनियर ठाकरे को तो बहुत जंग लड़ते और जीतते देखा है। बाला साहब के सामने तो अच्छे अच्छे घुटने टेक दिए। इस बार जूनियर ठाकरे ने, मोस्ट जूनियर आदित्य ठाकरे ने शुरू की है जंग। ठाकरे की पहले मैं बाइट, आदित्य ठाकरे की वो बाइट जो उन्होंने बोला है विधानसभा परिसर में, वो सुनवा देता हूं। सुनवाइए कंट्रोल रूम। क्यों एक मिनट क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आप जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। ये बिगुल जब बजाया तो फिर नाना पटोले भी आ गए। नाना पटोले को भी सुन लेते हैं। हालांकि शुरुआत जो अभी भी जो खबरें हम तक हैं, वो शुरुआत उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ही की, लेकिन पटोले साहब को सुन लेते हैं। सुना दीजिए उनको भी कंट्रोल। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए। सरकार ने
भावना ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। चलिए, आज बहिष्कार किया है, ये लड़ाई तो तब असली लड़ी जाएगी और मजबूत होगी जब परमानेंट बहिष्कार हो जाए। क्या ये हिम्मत होगी? खैर, शुरुआत तो हो चुकी है भाऊ। कालिदास कोलंबकर दिलवा रहे थे शपथ, बारी आई, निकल लिए, वॉकआउट कर दिए। शिवाजी की प्रतिमा पर फूल बरसाए, माला चढ़ा पहनाई शिवाजी को, और शिवाजी के नारे लगाते हुए महाराष्ट्र में, जब शिवाजी के नारे लगाते हुए बगावत शुरू हुई है, क्या ये बगावत अंजाम तक जाएगी? जानी चाहिए आशीष। किसी ना किसी को विरोध करना चाहिए, किसी ना किसी को आवाज उठानी चाहिए। मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्वीट करके आप अपना दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये जनभावनाओं के खिलाफ यदि अनादर है, मैं क्यों कहता, कोई लोग कहते हैं कि भाई महाविकास आघाड़ी चुनाव हार गई तो आप बौखला गए। सवाल बौखलाने का नहीं, जनादेश का अनादर हुआ इसलिए बौखलाहट है। हरियाणा में क्या हो रहा था हम देख रहे थे। हरियाणा में उम्मीदवारों को घर में घुसने नहीं देते, गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री की सभाओं में कुर्सियां खाली होती थी, 7 से 8 हजार की भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ विपक्ष जब उतरता था मैदान में, लाखों की भीड़ उमड़ती थी। ये काय के द्योतक है, यह क्या बताता है? उसके बावजूद जब सरकार बनती है, सरकार रिपीट होती है, तो सवाल उठते हैं। आज हरियाणा में खाप पंचायतें हो, आज हरियाणा में अलग अलग समाज के लोग हो, एक दूसरे को यही सवाल पूछते कि ये हुआ कैसे। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति थी। महाराष्ट्र में मात्र क्या लाडली बहना ने इतना 230 क्रॉस कर दिया। यदि महिलाओं को 230 ही क्रॉस करना था, तो फिर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे भी बहनों को पैसा मिल गया था। सवाल लाडली बहना का नहीं है, सवाल रिगिंग का है। जो नेता अपनी खुद की सीट जीतने के लिए आश्वस्त नहीं थे, यदि उनके पार्टी को 41 सीटें मिलती है तो सवाल उठते हैं। लहर दिखती है, अंडर करंट थोड़ा मार करता है, एज दे जाता है, अंडर करंट लहर में नहीं बदलती। और ऐसा कोई डरावना माहौल नहीं था कि लोग बता नहीं रहे थे। ऐसा कोई डरावना माहौल नहीं था कि लोग महाविकास आघाड़ी के फेवर में बात करेंगे तो पीटे जाते। खुल के बात हो रही थी, सारे पैरामीटर्स इनके पास थे। उसके बावजूद यदि ये दो, मैंने कहा ना कि शक्कर डालने के लिए बोला, थोड़ा सा ज्यादा ही शक्कर डलवा गए राजीव जी। और शक्कर ज्यादा डलवा गए तो थोड़ा मीठा जरूर से ज्यादा हो गया, 230 आ गए। ये अकल्पनीय था। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने अपने आप कुछ प्रोग्राम तय किया कि चलो, हमारे गांव ने तो कभी ऐसे वोटिंग नहीं किया, गांव का इतिहास बताता है, और यदि इस बार ऐसा वोटिंग हुआ तो गांव में एक बार मॉक पोलिंग कर लेते हैं। तो उस गांव में मॉक पोलिंग करने पे 200 से ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं। यदि कुछ लोग अपने आप का आकलन फिर से करना चाहते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज करोगे। उन्होंने कौन सा थ्रेट किया था? उन्होंने कौन सा कहा था कि हमारे गांव के नतीजे इस विधानसभा के निर्णय बदल देंगी? उन्हें यह कहा था कि हमारे गांव के निर्णय जो है वो विधायक का सर्टिफिकेट कैंसिल करेगी? वो सिर्फ अपने आत्मग्लानि से मुक्त होना चाहते थे। उनके ऊपर जो मशीनी ठप्पा लगा हुआ है कि इस गांव से भाजपा को लीड मिली, वो गांव भाजपा का विरोध करता है और वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने आत्मग्लानि से उभरने के लिए हम अपना वोटिंग करेंगे और हम देखेंगे, और वो वोटिंग बता देगा कि हमारा गांव किसकी तरफ था। बाद में ये मॉक पोलिंग कोर्ट में भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया गया था। गांव ने एक, जैसा चोर पुलिस खेलते आपने कहा था, एक इसमें वोटिंग खेल रहा था गांव।
उसके लिए आपको डर है, क्योंकि आपको डर लग रहा था कि यदि इस गांव ने ये बता दिया कि सही वोटिंग क्या था और मशीन के आंकड़े कितने फर्जी है, तो पूरे महाराष्ट्र में गांव गांव में यदि ऐसे नतीजे आने लगे तो फिर उनकी कलाई खुल जाएगी, वो नग्न सत्य सामने आ जाएगा जो भयावह है। 5 लाख वोट कैसे ज्यादा गिने गए, ये सवाल के जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। 5 लाख वोट 95 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मशीनों के हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ? मशीनों में जो वोट गिरे वो कम ज्यादा कैसे गिने गए? मशीनों में वोट गिनने के बाद मशीन सील होती है, 17 फॉर्म 17C पे जो लिखा हुआ आंकड़ा है वो आंकड़ा मैच क्यों नहीं करता? 17C फॉर्म पे लिखी हुई मशीनों के नंबर क्यों नहीं मैच करते? 99.9% बैटरीज कैसी चार्ज होती है? मशीनों के सील कैसे टूटे पाए जाते हैं? ये तो फिर चुनाव है ही नहीं, ये तो मजाक है। जो आदित्य ठाकरे जी ने कहा वो कोई गलत थोड़ी कहा, उन्होंने इट्स मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी, मजाक है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और लोकतंत्र का दबाव, आप ठीक है आप मजाक करते हैं, आपके हाथ में ईसी है, आपके हाथ में सारी चीजें हैं, सारी संविधान संस्थाओं पर आपका कब्जा है, आपके लोग बैठे हुए हैं, आपको 5 साल राज करने से कोई नहीं रोक रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, ये बने रहेंगे 5 साल तक, ये राज करेंगे, सरकार इन्हीं की रहेगी। लेकिन जनता को तो कम से कम अपना आकलन फिर से करने का अधिकार है कि वो भी अधिकार नहीं है। और यदि आप ही इतना भी अधिकार जनता को नहीं देते तो फिर वोटिंग को काहे को बुलाते हो? फिर ये वोटिंग का खर्चा और चुनाव का खर्चा क्यों करते हो? फॉर्म भी मत भरवाओ, सीधे बीजेपी से एक लिस्ट ले लो, आप 100-150 लोगों के नाम दीजिए, एकनाथ जी आप 50-60 लोगों के नाम दीजिए और वो आप भैया नाम दे दीजिए, हम यहाँ चिट्ठियां निकालते हैं 200 लोगों में से। लेकिन वो जो अजीत दादा हैं, डिप्टी सीएम, फिर 6वीं बार रिकॉर्ड बनाए हैं, अजीत दादा ने कहा है कि ये ड्रामे बंद करो, ये ड्रामे कोई मतलब नहीं है, आपको बहुत अगर दिक्कत है तो आप राजीव कुमार के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हैं? भाई ड्रामा तो ये कर रहे हैं, ड्रामा तो ये कर रहे थे, लोकसभा के नतीजों के बाद क्यों माफी मांगते हुए घूम रहे थे कि मैंने गलती की, परिवार में राजनीति लाई, पत्नी के बहन के खिलाफ पत्नी को खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। मैं साहब का आदर करता हूं, क्योंकि तब आपको आपकी औकात पता पड़ गई थी कि जनता ने आपको कहाँ रखा। आप अपने पत्नी को ही नहीं जितवा पाए थे, आप अपने घर में भी हार गए थे 48,000 वोट से। एक सुनील तटकरे के लोकसभा सीट वो भी उसके भरोसे आई थी जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था। तब आपने क्यों नहीं सोचा? तब आप क्यों रो रहे थे? क्यों आपको माता का पत्र पढ़ना पड़ा लोगों के सामने कि मेरी माता कहती कि मेरे को चुनाव जितवाओ? 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी को अपने मां के पत्र का साथ लेना पड़ेगा। वृद्धावस्था में जो मां है उससे एक पत्र लिखवाना पड़ेगा जनता के लिए। ये बताते हैं कि आपके दावे कितने खोखले थे। आप खोखले थे, आपको कोई समर्थन नहीं था। आप कभी मां का उपयोग करते हैं तो कभी आप चाचा का, फिर माफी मांगते हैं, गलतियां स्वीकार करते हैं। और मशीनों ने जीत दी तो आपके तेवर बदल गए। गिरगिट भी शर्म करता होगा जिस हिसाब से कलर बदलते आप लोग, नेता लोग महाराष्ट्र में। सवाल ये है, यदि इतना राजीव कुमार आप कह रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग में आयुक्त की नियुक्ति जरा सही ढंग से होने दीजिए। 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति आपकी जब्त हो गई थी और आप घुटने की तरह रेंगने लगे। ईडी सीबीआई जो लोग आपको जेल में पहुंचाने की बात कर रहे थे, सरेआम सबसे भ्रष्ट बोल रहे थे देश में, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि अथाह पैसा जो कमाया है उसको बचाए रखने के लिए कोई शाहू आंबेडकर, फुले, बहन, भाई कोई नहीं है। तो अकूट संपत्ति जमा की है, उसको ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए आप सत्ता परिवर्तन करते हैं। सरकार आते ही नाम मिला,
सरकार आते ही इसीलिए उनको राजीव कुमार के आयोग पे क्यों भरोसा है अजीत दादा पवार को? उनको संवैधानिक संस्थाओं पर, एजेंसियों पर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि मोदी युग में उसका उन्होंने नतीजा देखा है। शपथ विधि के बाद जो पहली बड़ी खबर आई, सरकार से कथित रूप से लेना देना नहीं है, लेकिन जो सबसे पहली और बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से, 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां आईटी ट्रिब्यूनल ने रिलीज कर दी। 1000 हाँ, करोड़, जिसमें यही गोवा में रिजॉर्ट है, शुगर मिल है सतारा में, दिल्ली का फ्लैट है, 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज हुई है। इसलिए भरोसा मजबूत हो गया अजीत दादा का। क्यों भाव? अजीत दादा ने बेचा है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बेचा है। समर्थन दिया है तो अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करवाई। अब अजीत दादा की हिम्मत होगी तो सारी की सारी प्रॉपर्टी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर दे, लाडली बहना के लिए पैसा जमा कर दे। जब गुलाबराव पाटिल ने पैसा मांगा कैबिनेट में, तब तो आपने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या प्रॉपर्टी बेच के दूं क्या? ये हर जगह डीलिंग करते हैं, डीलर्स एंड व्हीलर्स है ये लोग। मैं आपको समर्थन देता हूं, आप मेरी प्रॉपर्टी छुड़वाए। लेकिन सही समय नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी कोई जीवन भर के लिए अमर पट्टा लेके नहीं आई। ऐसा ही गुमान शेख हसीना को भी था। लगातार चुनाव जीतना, विपक्ष को जेल में डालना, संवैधानिक संस्था पर कंट्रोल करना। मैं बार बार कहता हूं कि जब इस तरह से आप प्रशासन चलाते हैं तो विपक्ष की जगह जनता लेती है। अब जनता विपक्ष की जगह लेती है तो जनता की जो सुनामी चलती है उसके आगे बड़े बड़े को भागते हुए देखा, बड़ों बड़ों को नेस्तनाबूद होते हुए देखा। ये तो बहुत छोटी चीज है। जिस दिन आने वाले 10, 15, 20 साल बाद जब केंद्र में सरकार बदलेगी, हो सकता है अजित पवार नहीं होंगे, हम होंगे नहीं होंगे 20 साल बाद, लेकिन अजित पवार के वंशज तो होंगे। यहां जो लोग सत्ता में आएंगे वो उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, क्योंकि अब सिस्टम चल गया है। विरोधी पक्ष को समाप्त करने का सिस्टम चल गया है। तो फिर अजित पवार के वारिस क्या कहेंगे कि हमारे दादा परदादाओं ने गलतियां की थी? सही मायने में तो हम तो कांग्रेस में ही विश्वास रखते हैं और बीजेपी को तब सांप्रदायिक मानेंगे। मान भी सकते हैं संपत्ति बचाने के लिए। हाँ, ये कठपुतलियां हैं इस राजनीति के मंच की। डोर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के हाथ में होती है। वो जैसी जैसी नचाती हैं इनको, वैसे वैसे नीचे नृत्य करते हैं, शरणागत जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि नाटक एक नौटंकी है। नौटंकी हो तो थोड़ी सी नौटंकी आगे लोगों को मॉकपोल भी करवाने दो, करवाने दीजिए। हाँ, इतना डर किस बात का, जब इतना जन समर्थन आपके पास है तो मॉकपोल के भी रिजल्ट आएंगे आपके फेवर में। एक और बात है, क्या नौटंकी और ड्रामा करने का अधिकार भी सत्ता पक्ष के ही पास है? 12 दिन तक एकनाथ शिंदे का ड्रामा देखा पूरे महाराष्ट्र ने, 12 दिन ड्रामा देखा। और अजीत पवार, फडणवीस खुद ही कह रहे हैं कि वो तो पहले ही दिन तय हो गया था कि डिप्टी सीएम बनेंगे। 12 दिन उनका ड्रामा देखा। अजीत पवार का सालों भर देखते रहते हैं। कोई कहता है इसका छुआ, इनको देख करके क्या होता है, खा लो तो खाना खाने के बाद उल्टी आ जाती है। आपस में ये सब ड्रामा ही तो है। ऐसे उल्टी आ जाए और हो जाए तो साथ में कैसे बैठता है वो आदमी? लेकिन ना, वही तब उल्टी करके आएंगे, कुल्ला करके फिर बैठ जाएंगे साथ में। सत्ता का मक्खन खाना है ना, सत्ता का मक्खन खाना है। तो उल्टी बदहजमी और उल्टी करके आए, कहते हैं हम देखने पर उल्टी आ जाती है। बताइए, वो साथ बैठते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति में पहला अग्निवीर जो है वो एकनाथ शिंदे है। ये राजनीति के पहले अग्निवीर है जो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनको तो पता था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने, वो ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड था वो बीजेपी को सत्ता में आने का। अब अगली बार बीजेपी अपने बलबूते पे आई तो क्यों इनको झेलेगी? दादा ने समर्थन पहले ही दे दिया था, 171 हो गए थे वो।
लेकिन उनको अपने समर्थकों को ये भी बताना होगा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ। हम्म कई लोग होते हैं ना गाँव में से दिल्ली के चक्कर काटते हैं। दिल्ली हम्म में आके एक होटल में बैठे रहते सुबह से शाम तक। नेता लोग रात को दारू पीते, कैनॉट प्लेस घूमते, पिक्चर देखते हैं और 3 दिन बाद जाके बोलते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया टिकट के लिए और मेरी बात हुई है हाईकमान से और उनने हम्म मेरे को बोला कि बस आप चिंता मत करो, आपकी पूरी हो जाएगा। और जब टिकट नहीं मिलता उनको क्योंकि मिलना ही नहीं होता, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। होटल में बैठे थे हम्म 3 दिन। फिर अपने हम्म कार्यकर्ताओं को कहते कि देखिए, मेरी कल ही फ़ोन हो गया था, उन्होंने कहा कि इस बार आप छोड़िए, थोड़ा जातीय समीकरण आपके खिलाफ जाता है, लेकिन ताकत से मेहनत करिए। देखो हाईकमान की बात तो माननी पड़ेगी। गाँव के लोगों को लगता है कि हमारा नेता कितना बड़ा है। दिल्ली जाता है तो पार्टी की हाईकमान उनको लंच पे, डिनर पे बुलाती है, सारी बात करती है, माफ़ी माँगती है फ़ोन करके। ऐसे सैकड़ों नेता इस देश में पल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। हम्म जब गाँव से भुला-भटका कोई फ़ोन करता है कि भाऊ वो अपने गाँव के पाटिल आए थे, बड़े हम्म मतलब 3 दिन बड़े बिज़ी रहे मैंने कौन पाटिल यार दिखा भी नहीं कहीं हम्म और किसको मिले? हम्म बोले राहुल जी से मिले या कोई बोलते अमित शाह जी से मिले। मैंने कहा तो वो तीनों दिन से वो टूर पे है नॉर्थ ईस्ट के, कहाँ से मिलेंगे? हम्म तो ऐसे ही एकनाथ शिंदे अपने लोगों को लगातार ढाढ़स बाँधते रहे। इधर एकनाथ शिंदे के नाम से अमित शाह भी हम्म चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ। हम्म देवेंद्र फडणवीस कहते कि पहले दिन तय हुआ था कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ये नहीं जानते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हम्म वो भी लगातार दिल्ली मुंबई करते रहे, संघ करते रहे, इधर करते रहे, उधर करते रहे। फिर जाके ये जो आप बताए ना कहानी, ये ड्रामा नौटंकी कैसे किसको समझाने के लिए, किसको मूर्ख बनाने के लिए सब होता है, तो मैं पहले सुभद्रा कुमारी चौहान से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, और जिनको बुरा लगे उनसे भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मुझे याद आ गई वो कविता जब बाबू भी सुना रहे थे, ये किस्से कहानी कि कैसे हो रहा है सब, तो मुझे याद आ गया, उसमें मुझे कुछ परिवर्तन करने का मन हो गया कि खूब लड़ा मर्दाना वो तो झांसा वाला राजा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर माफी मांग लेता हूँ। खूब लड़ा मर्दाना वो तो झांसा वाला राजा था, झांसा देने के लिए राजा ने खूब लड़ाई लड़ने की नौटंकी की, खूब लड़ाई लड़ने की नौटंकी, खूब लड़ा है, खूब लड़ा, शाह से लड़ा, मोदी से लड़ा, पसीने छुड़वा दिए, आखिर में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लिया। तो ये खाली शिंदे तो एक हैं, ऐसे बहुत मर्दाना राजा हैं, ऐसे झांसा देने बहुत के लिए हर खूब लड़ते हैं। तो ये कुल मिला के है कहानी, लेकिन मरकड़वादी पे हम लोग वापस आते हैं और इस पे आते हैं जो बहिष्कार कर दिया ये विरोध किया, सब। ये विरोध एक संविधान के दायरे में किया है। ये हम्म, विरोध यदि ऐसा ही बरकरार रहा तो इसके रिपरकशंस होंगे। संविधानिक क्या व्यवस्था है ये देखना होगा क्योंकि इस टाइप का हम्म, पहली बार हुआ है। हम्म, मुझे याद है कि एक बार ऐसा ही अ, उत्तराखंड में भी कुछ विधायकों ने किसी को मुख्यमंत्री बनने के लिए जब किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, कि काफ़ी विधायक हम्म, शपथ नहीं ले रहे थे, फिर उनको समझा के शपथ ली गई। इसमें क्या हम्म, होता है ये देखेंगे, ये कितना लंबा खींचता है ये देखेंगे, क्या ये पूरे 5 साल तक विरोध में ही रहते हैं, बिना शपथ लिए लगातार अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, ये भी देखना होगा। क्या ये सरकार बिना विपक्ष की, मात्र सत्ता पक्ष की एक पहिए पे चलेगी, ये भी देखना होगा। क्या कोई मॉक पार्लियामेंट बाहर बनी रहती है? इधर एक हम्म, पार्लियामेंट चल रही है और बाहर एक विधानसभा चल रही है और एक बाहर विधानसभा लगातार ये 47 लोग लगातार इश्यू उठाते हैं, ये देखना होगा। ये संघर्ष कहाँ तक जाता है, ये देखना होगा। क्या फिर 2014 में जैसा शिवसेना ने विरोध किया था देवेंद्र फडणवीस का, उप मुख्यमंत्री हम्म, पद नहीं दिया इसलिए उन्होंने उससे वो अलग हो गए थे। वो फिर बाद में नागपुर अधिवेशन में जाके साथ में बैठ गए। क्या ये कितने दिनों तक रहेगा ये भी देखना होगा। लेकिन कई हम्म, बार मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाजपा ने कितने यू टर्न लिए। देखिए 2014 में जब महाराष्ट्र में
भाजपा ने शिवसेना को आखिरी मिनट तक लटकाए रखा और फिर कहा कि तुम तुम्हारा लड़ो, हम हमारा लड़ते हैं। शिवसेना के पास 288 उम्मीदवार तक नहीं थे, क्योंकि शिवसेना हमेशा जितनी सीटों पे लड़ती थी उतनी भी तैयारी। शिवसेना ने सीटें लड़ी। बीजेपी को तब गुमान था कि हम अपने बलबूते पे सत्ता में आएंगे, हमको किसी को जरूरत नहीं। उधर कांग्रेस और एनसीपी में भी अलग अलग लड़े, 4 पार्टियां अलग अलग लड़ी। स्थिति निर्णय ऐसा आया कि बीजेपी को शिवसेना के बगैर सरकार बनाने का जरूरत पड़ी। फिर शिवसेना बीजेपी एक हो गई, सरकार बनाई। वो सरकार 5 साल चली। 5 साल तक शिवसेना लगातार अपने अखबार से कई चीजों का विरोध करती रही और वो सरकार क्यों साथ में रहते भी विरोध करती रही शिवसेना, क्योंकि शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री पद मांगा था, वो भी नहीं मिला। आज बीजेपी 2-2 उप मुख्यमंत्री दे रही है। तब शिवसेना को एक उप मुख्यमंत्री पद मिलता तो शायद ये झगड़ा इतना आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद शिवसेना को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने की वजह से और अच्छे मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से मालदार शिवसेना पूरे 5 साल नाराज रही और जब बीजेपी को ये समझ में आ गया कि शिवसेना के साथ लड़के ही हम सत्ता में आ सकते हैं, फिर समझाइश हुई। फिर शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी 2019 में। जब 2007 में 19 में चुनाव 2019 में 7 में चुनाव लड़ी, तब ये बात हो गई थी कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद रहेगा। बाद में उन्होंने मना कर दिया। जब वो कहते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा बोला गया, ये क्यों चुप रहे? ये इसलिए चुप रहे थे क्योंकि उनको ये बोला गया था कि पहले 2.5 साल देवेंद्र रहेंगे, अगले 2.5 साल शिवसेना रहेगी। लेकिन जब आपने आके मुकर ही गए कि हम आपको मुख्यमंत्री पद देंगे ही नहीं, उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं देंगे, जो 2014 की सिस्टम थी वही कंटिन्यू रहेगी। जब इस शिवसेना को बोला गया तो शिवसेना, शरद पवार, कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। वही 2.5 साल तो मुख्यमंत्री पद बीजेपी को 2019 से 2024 के बीच में कहां मिला? 2.5 साल एकनाथ शिंदे रहे, 2.5 साल शिवसेना रही, मतलब उद्धव ठाकरे रहे। कुल मिला के शिवसेना के पास ही 5 साल रहे ना। आप 2.5 साल उद्धव ठाकरे को दे देते और 2.5 साल बीजेपी रहती तो ना लोकसभा में इतनी बुरी हालत होती, ना पार्टी तोड़नी पड़ती, ना मशीनों का खेल करना पड़ता सत्ता में आने के लिए, और हिंदुत्व की राजनीति तथाकथित जो आप कहते हो बराबर चल रही थी। लेकिन भाजपा को अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर चल जाएगा, लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व वाला नहीं, क्योंकि उनको शिवसेना को खत्म करना है। हिंदुत्व की 2 पार्टियां महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। ये भाजपा का असली चेहरा है। उन्हें 2 उप मुख्यमंत्री चल जाएंगे, लेकिन शिवसेना का एक उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उन्हें 5 साल के लिए दूसरा मुख्यमंत्री चलेगा, लेकिन 2.5 साल के शिवसेना को नहीं देंगे। 2-2 उप मुख्यमंत्री चलेंगे, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री शिवसेना को नहीं देंगे। और कहते कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, अजित पवार को गोद में रख के हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जो अजित पवार कहता है कि यहां बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, आदित्य योगीनाथ वापस चले जाए आप। ये वस्तुस्थिति है। खैर, अब इसी वस्तु स्थिति के साथ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है, उस दिन भी हमने शो किया था और हम भाऊ बैठे थे, उस समय भी यही कहा था कि ये चिंगारी कहीं खाक न कर दे 50 साल राज करने का सपना, क्योंकि आज गौर कीजिएगा, आदित्य ठाकरे और नाना पटोले दोनों की बात की शुरुआत मरकड़वाड़ी से हुई है। वो मरकड़वाड़ी से निकली चिंगारी दूर तक सुलगाएगी। मेरी पुणे अभी बात हुई, तब भी ये जानकारी एक मिली, अगर वो सही जानकारी है तो ये तो खैर कांग्रेस बताएगी, लेकिन अगर है उसमें सच्चाई तो ये अच्छा फैसला है राहुल गांधी का। पता चला कि राहुल गांधी 2 दिन बाद उसी मरकड़वाड़ी गांव में जाने वाले। अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रतीक, इस देश में मशीन के खिलाफ बड़े लंबे दौर से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उस गांव ने एक ऐसा सिंबल बना दिया, वो प्रतीक हो गया है कि हो सकता है आने वाले कल में उस गांव में इस मशीन की कब्र बनाई जाए, मजार टाइप में। और हो सकता है 100-200 साल बाद कहा जाए
कि इस कब्र की खुदाई करिए, इस मजार की खुदाई करिए, इसके नीचे बैलेट छुपा हुआ है। तो उस मशीन के कब्र की खुदाई भी हो सकता है कभी। यानी वो गांव मरकड़वाड़ी इस मशीन, राजीव कुमार वाली मशीन जिस पर देश को भरोसा अब न के बराबर है, उस मशीन की कब्र बन सकता है, कब्रगाह बन सकता है, अगर अपोजिशन जिस स्टैंड पर है उस स्टैंड पर आगे मजबूती से बढ़ता है। फिर वही नहीं कि ये सत्ता पक्ष का ड्रामा है, विपक्ष का ड्रामा है तो राजनेता दोनों है। आज कल सत्ता पक्ष का ड्रामा देखा था, आज विपक्ष का देख लो। ये ड्रामा नहीं, अगर रियली लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई निर्णायक हो सकती है। अब देखना होगा निर्णायक होगी ये लड़ाई या फिर ड्रामा करके ही द एंड हो जाएगा, ये देखेंगे हम लोग, नजर रहेगी। कल दोपहर फिर आएंगे, भाव साथ में होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार।